गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप सब हिंदी बाल भारती की बुक निकाल लीजिए। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 परोपकार का फल, जो कि अरविंद जी ने ये रचना लिखी है। ये एक कहानी है। एक राजा था, पूर्ण विराम। इन चिन्हों को आपको बहुत अच्छे तरीके से अब पहचानना है, क्योंकि इसके पहले कई बार मैंने आप लोगों को पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में पढ़ाया है। तो जहाँ जहाँ ये लाइन है, इसका अर्थ है पूर्ण विराम। एक राजा था, पूर्ण विराम। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। यहाँ वापस पूर्ण विराम दिया हुआ है। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। पूर्ण विराम। वह गुणी लोगों का आदर करता था। तो हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक राजा से। और जो लेखक हैं अरविंद जी, इस कहानी की शुरुआत में ही वो आपको बता देते कि जो ये राजा थे वो बहुत ही न्यायप्रिय और दानी थे। अगर प्रश्न पूछूं मैं कि राजा कैसे थे, तो आप आराम से कह सकते हो कि राजा न्यायप्रिय और दानी थे। और लेखक इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते कि वो इतने न्यायप्रिय और दानी थे कि उनके जो कार्य की चर्चा है, मतलब जो काम वो करते थे, उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। और जो लोग बहुत गुणी होते थे, जिनके पास बहुत नॉलेज होता था, उनका राजा जी बहुत आदर करते थे। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। पूर्ण विराम। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। पूर्ण विराम। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। पूर्ण विराम। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास राजा ने कहा, अल्प विराम, बाबा, यह तो आम का पौधा है। पूर्ण विराम। इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें आपने बहुत सारे, पहले तो आपने पूर्ण विराम देख लिया, अल्प विराम देख ही लिया, और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस चिन्ह को तो आप पहचानते ही होंगे ना। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब किसी भी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो, तो आश्चर्य के समय या विस्मय के समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि एक राजा थे, वो बहुत ही न्यायप्रिय और दानी थे। मतलब जो भी चीज़ उनके पास होती थी, अगर किसी को उसकी ज़रूरत है तो वो दान में दे देते थे, यानी वो दानी थे। और न्यायप्रिय यानी अगर उनके राज्य में कोई अन्याय हो रहा हो और किसी को सही न्याय की ज़रूरत हो, तो राजा वो न्याय अवश्य करते थे। और साथ ही वो जो गुणी लोग थे उनके राज्य में, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनका आदर भी करते थे। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो राजा थे वो अपने एक विद्वान मंत्री के साथ, विद्वान का मतलब क्या होता है? विद्वान का अर्थ होता है जो बहुत अधिक शिक्षित हो, जिनको बहुत ज्ञान हो। तो एक दिन राजा अपने एक विद्वान मंत्री के साथ, बहुत ही बुद्धिमान और शिक्षित, बहुत ही ज़्यादा शिक्षित मंत्री के साथ, वो जनता का हालचाल लेने के लिए, मतलब अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए वो बाहर निकले। तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा कि वो एक आम का पौधा लगा था। तो राजा को तो ये बात पता थी ना कि जो आम का पौधा होता है वो तुरंत तो फल नहीं देता, वो फल कम से कम 10 साल के बाद देता है। तो इसलिए कौतूहलवश का अर्थ होता है कि जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की जब इच्छा होती है ना, तो उसे हिंदी में कहा जाता है कौतूहलवश। तो राजा ने जानने की इच्छा से उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि अरे, ये आम का जो पौधा है वो तो 10 साल के बाद फल देगा, तो क्या फल आने तक आप जीवित रहेंगे? हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। पूर्ण विराम।
अब मेरी बारी है, पूर्ण विराम। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए, पूर्ण विराम। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, पूर्ण विराम। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब तीसरे पैराग्राफ में राजा ने बूढ़े आदमी से जब पूछा कि भाई ये आम का पौधा तो आपको 10 साल के बाद फल देगा, तो आप क्यों लगा रहे हो? तो ये बूढ़ा आदमी बैठा था, वो राजा के सवालों को सुनकर मुस्कुरा देता है और बहुत सादगी से, यानी बहुत सिंपल वे में वो जवाब देता है उनको कि आज तक मैंने जो आम खाए वो पेड़ किसी और ने लगाए थे, वो मेरे लगाए हुए पेड़ नहीं थे। तो अब मेरी बारी है, मुझे दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ, पूर्ण विराम। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दे दिए, पूर्ण विराम। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, अल्प विराम, देखो ना, अल्प विराम, पेड़ लगाए देर ना हुई, पूर्ण विराम। इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया, पूर्ण विराम। चौथे पैराग्राफ में जो बूढ़ा आदमी रहता है वो जो जब जवाब देता है, राजा से कहता है कि हमें सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो उसने ये उत्तर दिया उससे राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसने सोने के 10 सिक्के निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तो जब इन्हें 10 के सिक्के मिले तो मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि देखो, पेड़ लगाए तो देर नहीं हुई, लेकिन पेड़ ने अभी से फल देना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने एक अच्छा काम किया पेड़ लगाकर और उस अच्छे काम का फल उन्हें 10 सिक्कों के रूप में मिल गया। अब इन्होंने ये कहा ना कि पेड़ ने मुझे अभी फल दे दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो पेड़ तुरंत बड़ा हो गया 10 मिनट में और आम का फल दे दिया, नहीं। यहाँ ये बूढ़े आदमी, ये बाबा कहना चाहते हैं कि जब आप कोई काम करते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। सच है, अल्प विराम, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है, पूर्ण विराम। कहानी का मोरल क्या है कि जो परोपकारी व्यक्ति होता है, अभी परोपकार का मतलब क्या होता है? परोपकारी का मतलब जो दूसरों की भलाई करता है उसे हम कहते हैं परोपकारी व्यक्ति, जो दूसरों की भलाई करता है। उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। यश का मतलब प्रसिद्धि, ख्याति, यानी आपको चारों तरफ दुनिया में लोग जानने लग जाते हैं, उसे हम यश कहते हैं। और सम्मान का अर्थ तो आप सबको पता है कि जब आपको कोई रिस्पेक्ट दे, आदर दे, उसे हम सम्मान कहते हैं। और गुणी व्यक्ति यहाँ पे लिखा है ना, गुणी लोगों का, तो गुणी का अर्थ क्या होता है? गुणी का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे गुण हो। चर्चा का अर्थ होता है, ये जो लिखा है ना, कार्यों की चर्चा, चर्चा का अर्थ होता है वार्तालाप। जब आप एक दूसरे से बात करते हो, डिस्कशन करते हो, तो हम इसे कहते हैं कि चर्चा कर रहे थे। तो ये आपका पूरा पाठ परोपकार का फल। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी तो क्या पूछूंगी कि राजा का स्वभाव कैसा था? तो आप लिख सकते हो कि राजा का स्वभाव बहुत न्यायप्रिय और दानी था। फिर मैं पूछ सकती हूँ कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? तो आप बता सकते हो कि बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगा रहा था। राजा ने बूढ़े आदमी को इनाम में क्या दिया? तो आप कह सकते हो राजा ने बूढ़े आदमी को इनाम में सोने के 10 चमचमाते सिक्के दिए। तो ये पाठ और उससे रिलेटेड जो प्रश्न और उत्तर है वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनो और समझो। शहर: मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक। ये शहर लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया कि ये जो चारों नाम दिए हुए हैं वो शहर के नाम हैं। पाठशाला: श्यामपट्ट, कक्षा, स्वच्छता गृह, मैदान। आप जब पाठशाला जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो? ब्लैक बोर्ड ही देखते हो ना। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, कक्षा यानी आपकी क्लास, स्वच्छता गृह ये जो आपका वॉशरूम होता है, और मैदान
ग्राउंड आपका। तो ये पाठशाला में आप देखते हो जंगल, जंगल में क्या होता है, जानवर, पेड़, पक्षी, पहाड़, ये सारी चीजें आप जंगल में देखते हो। बर्तन, बर्तन थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये सब क्या है, बर्तन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, सुनो और समझो, यानी पहले तो उसने शहर लिखा, फिर 4 शहरों के नाम लिख दिए, फिर उसने पाठशाला लिखा और पाठशाला से जो चीज़ें रिलेट करती हैं, जो पाठशाला में हमें दिखाई देती है, उन 4 चीज़ों के 4 शब्द के नाम लिखे। जंगल में आप क्या देखते हो और बर्तन क्या क्या होते हैं वो आपने यहाँ देखा। दूसरा है सही वाक्य बनाकर लिखो। 2 ऑप्शन हैं, आओ और आइए, पढ़ो और पढ़िए, दो और दीजिए, करो और करिए। तो ये सारे में जो सही वाक्य है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है गुरुजी घर आओ, तो अभी आओ शुद्ध वाक्य नहीं है, सही वाक्य नहीं है। गुरुजी यानी आपसे बड़े, तो बड़े को आप सम्मान देकर आओ नहीं कहते, आप कहते हैं आइए, सम्मान सूचक शब्द है आइए। तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी घर आइए, और ये गुरुजी घर आइए को आपको यहाँ लिख देना है। तुम मेरे साथ पढ़ो, पढ़िए। अभी आप बोलोगे कि ये पढ़िए सम्मान सूचक है तो ये क्यों नहीं लग रहा, लेकिन आप यहाँ देखो, आपने पहला शब्द क्या है, तुम, मेरे साथ। तुम यानी ज़रूर आप किसी छोटे की बात कर रहे हो जो आपसे उम्र में छोटा है, क्योंकि बड़ों को तो हम आप कहकर संबोधित करते हैं। तो यहाँ तुम है, इसलिए आप कहोगे तुम मेरे साथ पढ़ो। आप मुझे पेंसिल दो। अब यहाँ आपका प्रयोग हुआ है, ये तय है कि कोई बड़ा है, तो आप मुझे पेंसिल दीजिए, ये सही वाक्य आपको यहाँ लिखना है। हाथ जोड़कर नमस्ते करो, आपको ये वाक्य यहाँ लिखना है। पढ़ो और लिखो, एक अक्षर के शब्द, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है माँ, और दूसरा एग्जाम्पल है और था, ये एक अक्षर के शब्द हैं। 2 अक्षर के शब्द, एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, मैंने लिखा बूढ़ा, और खाना, मतलब इसी पाठ में से आपको 2 अक्षर के कोई भी शब्द लिखने हैं। 3 अक्षर के शब्द यानी भारत, इनाम, नमक। भारत एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है, और 2 मैंने लिखे। आप इस पाठ के बाहर से भी 3 अक्षर के शब्द लिख सकते हैं। आकृति में लिखो, राजा की विशेषताएं, क्या था, राजा की विशेषताएं क्या थी, वो दानी थे और न्यायप्रिय थे। तो ये पूरा पाठ आपने देख लिया, इसके प्रश्न उत्तर आपने समझ लिए। अब आपको नोटबुक में इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। अगर इस पाठ में आपको कोई भी डाउट रह गया, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब हम आते हैं अपने अगले पाठ की तरफ, सो जा नन्ही मुनिया, जो सूर्य कुमार पांडे जी ने लिखी है। नैनों में सपनों की परियां, हर पल करे बसेरा, सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। ये सूर्य कुमार पांडे जी ने एक लोरी लिखी है, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए ये लोरी गा रही है कि नैनों में सपनों की परियां, कि जब आप सो जाओ तो आपकी आंखों में आप सपनों में परियों को देखो। अब मतलब आपके सपने में परियां आए, सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। तो एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि आप जब सो जाओ तो आपके सपने में नन्ही परियां आए, तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले, कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहें खोले। दूसरे पैराग्राफ में माँ बच्चे को लोरी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हारी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले, मतलब आप जब भी अपनी आंखें उठाओ, पलकें झुकाओ, तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख ना हो, और हर कदम पे राह में जब भी आप आगे बढ़ो तो आपको सिर्फ सफलता मिले आपका स्वागत करते हुए। यहाँ कदम का मतलब हो जाता है पैर या पाँव, तो यहाँ लिखा है कदम कदम पर मिले सफलता, मतलब जितने कदम आप चलो आपको सिर्फ सफलता, सिर्फ सक्सेस मिले। तुझको देख लौट आता है फिर से बचपन मेरा,
सो जा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा। माँ कहती है कि जब मैं तुझे देखती हूँ तो मेरा जो बचपन है वो वापस लौट आता है। इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें, तू खुश है तो ममता खुश है, दिल खुश है रातें। माँ कहती है अपने बच्चे से कि ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, वो दुनिया में चाहे कितने भी सुख दुख हैं, इन सब से अलग हैं, अपरिचित हैं, वो नहीं जानती। यहाँ अनजानी का मतलब है अपरिचित, जिसे अननोन, आप जिसे नहीं जानते। तो दुनिया के जो सुख दुख हैं उससे तेरी बातें बिल्कुल अनजानी हैं। तू अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। यहाँ लिखा है तू खुश है तो ममता खुश है। ममता मतलब माँ। यहाँ ममता का अर्थ माँ से लगाया जा रहा है कि अगर तुम खुश हो तो तुम्हारी माँ भी खुश है, और दिन भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं और रातें भी खुश हो जाती हैं। मतलब तुम्हारी खुशी में ही सबकी खुशी निहित है। तुम खुश हो तो सब खुश है। शाम सुनाए लोरी तुझको, शाम सुनाए लोरी तुझको, गाए गीत सवेरा, सो जा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा। माँ कहती है बच्चे से कि जो शाम हो, जब दिन ढले तो शाम भी तुझे लोरी सुनाए, और जब सुबह हो तो जो सुबह हो वो आपको गीत गाकर जगाए। तो ये पूरी जो कविता है उसमें माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए कहती है कि जब तुम सो जाओ तो तुम्हारी आंखों में परियां बसेरा करे, तुम्हारे पलकों पर बहुत सारी खुशी हो। जब तुम आंखें खोलो तो हर वक्त तुम्हें खुशी मिले, और हर कदम पे, जितने कदम भी तुम चलो, तुम्हें सिर्फ सफलता मिले। माँ कहती है कि तुम्हें देखकर मेरा भी बचपन लौट आता है, क्योंकि तुम्हारी जो बातें होती हैं वो दुनिया के सुख दुख से बिल्कुल अनजानी है, बिल्कुल अलग है। अगर तुम खुश हो तो दिन अपने आप खुश हो जाता है, रातें भी अपने आप खुश हो जाती है, और मैं भी अपने आप खुश हो जाती हूँ। माँ कहती है कि ऐसा हो जाए कि जब तू सोए तो शाम तुझे लोरी सुनाए और तू सो जाए, और जब तू सुबह उठे तो सवेरा तुम्हें गीत गाकर जगाए। तो ये पूरी कविता आपको समझ में आ गई। अब उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कदम कदम पर नन्ही मुनिया को क्या मिले, तो आप कह सकते हो कदम कदम पर नन्ही मुनिया को सफलता मिले। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि दुनिया के सुख दुख में कौन अनजानी है? दुनिया के सुख दुख से कौन अनजानी है? दुनिया के सुख दुख से नन्ही मुनिया अनजानी है। मतलब ये जो नन्ही बच्ची है वो दुनिया के सुख दुख से अनजानी है। फिर नन्ही मुनिया के पलकों पर क्या डोले? तो नन्ही मुनिया के पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले। बहुत सारे फूल, खुशी के फूल, यानी सचमुच के फूल नहीं, बहुत सारी खुशियां रहे। ये प्रश्न हो गया। इसमें बहुत सारे शब्द होंगे जिनके अर्थ आपको नहीं, जैसे बचपन है, बचपन का मतलब जो बाल्य अवस्था, जब आप छोटे होते हो। बसेरा का अर्थ होता है कि आप आश्रय लो, कहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, तो उसे हम कहते हैं कि बसेरा। कदम का अर्थ होता है पैर। सफलता का मतलब आप सक्सेस है। बाहें का अर्थ होता है आपके हाथ। अनजानी का अर्थ होता है अपरिचित। ममता का मतलब माता का दुलार, और सवेरा मतलब सुबह। अब आगे हम आते हैं। सुनो समझो और दोहराओ। क्ष से क्षमा अक्षय, त्र से त्रिवेणी मित्र, ज्ञ से ज्ञान विज्ञान, स्र से श्रवण विश्राम। आप यहाँ एक चीज देख सकते हो कि पहला छ से जो शब्द है वो छ से शुरू होता है, और दूसरे शब्द के मध्य में क्ष का प्रयोग है। ठीक इसी तरह यहाँ त्र से एक शब्द बनता है और दूसरे शब्द के अंत में त्र का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी ज्ञ शुरुआत में ही है अक्षर के, और यहाँ बीच में, यानी एक ही अक्षर के दो शब्द। पढ़ो और उनके नाम बताओ। जादू दिखाने वाला जादूगर, मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार, गीत गाने वाला गीतकार। तीसरा है पढ़ो और रंगीन शब्दों को समझो। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूं। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूं। अब आप जल्दी से अगर अचानक देखोगे तो ये मैं और में बहुत समानता नजर आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान देकर देखोगे तो यहाँ पे ए की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा है। ठीक है, दोनों में ही बिंदु लगे हैं। म में ए की मात्रा यानी मैं मतलब आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हो,
और मैं का अर्थ होता है आप जब कहीं किसी चीज़ को बता रहे हो कि मैं इसके अंदर हूँ, तो आप वहाँ मैं का प्रयोग कर रहे हो कि मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आप कक्षा में पढ़ रहा हूँ, कक्षा से पढ़ रहा हूँ, कक्षा के पढ़ रहा हूँ नहीं होता, कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ मैं और मैं थोड़े सिमिलर है पर इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। माँ ने पूछा कहाँ गई थी, प्रश्नवाचक। मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी। अब यहाँ कहाँ और कहा सिर्फ एक चंद्र बिंदु का अंतर है। आप सोचो कि दोनों एक ही हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग है। क्योंकि माँ ने पूछा कहाँ गई थी, कहाँ मतलब आप किस जगह गए थे, कौन सी जगह पे आप गए थे, वो जगह के बारे में जानने के लिए कहाँ का प्रयोग हुआ है। और मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी। मुनिया ने कहा यानी उसने बात कही, अपने शब्दों का प्रयोग किया उस बात को कहने में। तो यहाँ कहाँ का अर्थ कुछ अलग है और कहाँ का अर्थ अलग है। कहाँ का अर्थ है कि आप किस जगह गए थे उस जगह के बारे में, और कहाँ मतलब अपनी बात को मुंह से बोलना। बिल्ली चूहे की ओर लपकी और वह भाग गया। अब और दोनों लाल रंग में है। क्या है, ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। सिर्फ एक मात्रा का अंतर है पर अर्थ दोनों के बहुत अलग है। बिल्ली चूहे की ओर लपकी यानी उसकी तरफ लपकी और वह भाग गया। और मतलब किसी दो चीज को जब आप जोड़ते हो तो आप और का प्रयोग कर देते हो। तो और का अर्थ होता है कि उसकी तरफ जाना, और का मतलब होता है जैसे मैं और तुम, यानी मैं और तुम को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ। तो ये दोनों के अर्थ बहुत भिन्न हैं। सोनू खेल रही है, पूर्ण विराम, उसकी सहेलियां बैठी हैं। अब ये सोनू खेल रही है, यहाँ एक सोनू के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ है, लेकिन यहाँ पे सहेलियां, बहुत सारी सहेलियां बैठी हैं, तो यहाँ इसलिए बिंदु का प्रयोग किया गया है। दोनों है का अर्थ एक है, लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ सोनू के बारे में बात हो रही है और यहाँ सहेलियां, एक वचन और बहुवचन वाला कहानी है, कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ आप है के आगे बिंदु लगा दोगे। एक शब्द में उत्तर लिखो। गीत गाए सवेरा, सपनों में आती हैं परियां। तो ये पूरा पार्ट खत्म हो गया और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको इस पार्ट के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।